क्या ब्लू चिप स्टॉक्स को लेकर पैसा बनाया जा सकता है शेयर मार्केट में, या फिर स्मॉल कैप स्टॉक से ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, या फिर हमें अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए एंड वी शुड गो फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग? एक बिगिनर को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, इनफैक्ट प्रोफेशनल को भी क्या करना चाहिए? अगर आप सभी के माइंड में ये सारी दुविधा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज स्क्रीन पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देने वाला हूँ अबाउट इन्वेस्टिंग कि आपको किस प्रकार से सेक्टर पिक करना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे किस तरह कॉमन सेंस के थ्रू आप लोग फ्यूचर के लिए अपने सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए पिक कर सकते हो। बट आगे जाने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स विच इज कुकू एफएम। यहाँ पर मैं एक ही बहुत ही प्यारी बुक समरी सुन रहा था जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। कसम से मज़ा आ गया वो सुनकर। एंड इससे क्या होता है, चलते फिरते भी हमारी नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो तो मेरे पास आपके लिए कुछ एक्साइटिंग है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो कुकू एफएम और यूज़ करते हो मेरा कोड AK50 तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे सीधा 50% ऑफ मिलेगा। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, जाओ, बिकॉज ये वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 250 यूजर्स है। सो डू गो एंड चेक आउट। और अब सीधे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और आगे जाने से पहले भाई लोग स्क्रीन पे देख लो, ये है अपना ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा काफ़ी लोग फर्जी चैनल्स चला रहे हैं। हम कोई पेड टिप्स एंड सर्विसेज किसी भी रिटेल को नहीं देखते। काफ़ी लोग फेक आईडी बनाते हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सावधान इंडिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी डे वर्किंग डे हम अपडेट देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट व्यूज एंड पीपल अप्रिशिएट कि वो उनकी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। तो चलो सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो बाजार में पैसे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस तरह से कर सकते हो और किस तरह से हमको सेक्टर को एनालाइज करना होगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल पिकिंग अप सेक्टर्स, कौन सी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए, और साथ में हम दो सेक्टर का ना एनालिसिस करेंगे। बाय द वे ये सारे प्रीमियम कंटेंट होते हैं जो आपको आराम से बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे आप लोगों के दिमाग में होगी कि यार हम शेयर बाजार में पैसे एक्चुअल में कमा कैसे सकते हैं। तो पहला तरीका जो सबसे कॉमन होता है वो होता है ट्रेड करके। अब ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ हो गई। स्कैल्प हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, इंट्राडे ट्रेड हो गया, मीडियम टर्म हो गया। इस तरह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर येट सबसे ज्यादा बर्बाद भी करता है। लेट्स फेस इट, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी। रीजन क्या होता है, पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ब्रोकरेजेस इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि ब्रोकरेजेस को यहाँ से पैसा मिलता है। यूट्यूब पे भी आपको सबसे ज्यादा जल्दी कैसे पैसा बनाए उस पर मजा आएगा, और यूट्यूब पे भी एवरीवन इज लुकिंग किस तरह 100 रुपए लगा के हम 1 लाख रुपए बनाए। तो इन सारे स्ट्रैटेजीज पे ट्रेडिंग ही आता है। तो ट्रेडिंग एक तरीका होता है, और आई एम नॉट सेइंग इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। वेरी फैक्ट की हम बात करें टॉप 3 वेज ऑफ मेकिंग मनी, तो ट्रेडिंग एक आता है। सेकेंड आता है मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो मेरे हिसाब से आप में से काफी सारे लोग जो अपने आप को इन्वेस्टर कहते हो, मेरे हिसाब से आप में से काफी मैक्सिमम लोग मोमेंटम बेस करते हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या हो जाता है कि आप, ऑल्दो ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो नहीं होता, बट व्हाट हैपेंस इज कि आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप कैश में कोई स्टॉक उठाते हैं, या फिर थोड़ी सी एनालिसिस के बेसिस में आप कैश में स्टॉक उठाते हैं, एंड देन यू होल्ड इट अराउंड फॉर लेट्स से 15 डेज, 30 डेज या फिर 3 वीक्स। इस हिसाब से आप मोमेंटम को चेस करते हैं कि चार्ट ऊपर ऊपर ऐसा करके जा रहा है, तो हम यहाँ पर किस तरह से एंटर करें, यहाँ पर कैसे एंटर करें और पूरा राइड करें। तो मेरे हिसाब से 80 to 90% लोग मोमेंटम, और इसी में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मोमेंटम बेस्ड जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज अचानक से अगर मार्केट ऊपर जाए तब तो ठीक है, लेकिन मार्केट जब अचानक से क्रैश होता है, अ लॉट ऑफ पीपल, ये जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर्स कहने लग जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि मोमेंटम पे आप ले रहे हो, उसके बाद जब गिर जाता है तो आप वैल्यू इन्वेस्टर बन जाते हो। वैल्यू इन्वेस्टर वो होते हैं जो वॉरेन बफेट सर की स्टाइल के बेसिस पे करते हैं। बेसिकली आप बोलोगे कि जब एक बहुत ही अच्छा स्टॉक कम दाम पे मिलता है। अब ये यूजुअली क्या होता है, जैसे वॉर वाले सिचुएशन में मार्केट नीचे आ गया तो आपको कुछ स्टॉक्स मिल गए, कोविड के टाइम पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे आ गए तब आपको मिल गए, या फिर मार्केट किसी कारण साइडवेज या नीचे आ गया तो आपको मिल गए, या तो फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक विसल ब्लोअर न्यूज हो गया, या फिर फार्मर्स में कोई ड्रग अप्रूवल नहीं हुआ, उस चक्कर में आपको कोई सस्ता मिलता था, वैल्यू ले लेते हो, जिसमें सबसे कम लोग ज्यादा जाते हैं। बट पैसा आपके तीनों तरीके से बनता है। यू कैन मेक मनी रिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर स्टाइल you actually take this thing।
और अब मैं बात करता हूं फ्रॉम अ सीएजीआर पर्सपेक्टिव, कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उनका सीएजीआर मोस्टली जो वो चेस करते हैं वो होता है 10 to 18% एनुअलाइज्ड सीएजीआर रिटर्न। आप में से कुछ लोगों को बहुत कम लगेगा, बट जब ये कंपाउंडिंग 10 15 20 साल तक आप ये करते हो तो ये एक छोटे अमाउंट को भी बहुत बड़ा अमाउंट बना देता है। तो ये सीएजीआर ये लोग चेस करते हैं। मोमेंटम वाले यूजुअली थोड़ा सा बड़ा सीएजीआर चेस करने की कोशिश करते हैं विद सम अमाउंट ऑफ रिस्क। तो ये किस तरह के मोमेंटम वाले चेस करेंगे, ये चेस करेंगे बिटवीन 20 to 40% के बेसिस पे ये लोग करते हैं। इनका मानना है कि यार सही मौके पे एंटर करो, सही मौके पे निकल जाओ, और दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे ट्राई टू फॉलो। अब आपको एक चीज समझनी है कि जितना भी मार्केट में पैसा बनता है वो आपका बनता है जब आप अपॉर्चुनिस्टिक होते हो। चाहे आप ब्लू चिप्स पे जाओ, चाहे आप स्मॉल कैप्स पे जाओ, चाहे आप किसी पे भी जाओ, इंपॉर्टेंट वर्ड है अपॉर्चुनिस्टिक। और उसी को अपन आज एक मूल धारक बना के आज रखेंगे। कैसे? अब आपको एक चीज समझाता हूं। 2019 में लोगों ने फार्मा में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। 2019 में क्यों? बिकॉज 4-5 साल से साइडवेज चल रहा था, कोई पैसा नहीं बन रहा था। एक अपॉर्चुनिटी आई, ऑल्दो वेरी सैड, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट कोविड एक अपॉर्चुनिटी बनी। और आपने देखा होगा कि अचानक से 2020 एंड 2021 में एवरीवन नाउ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फार्मा। जो फार्मा बहुत टाइम से अटके हुए थे वो अचानक से शूट अप करने लग गए, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ठीक है, तो असली पैसा किसने बनाया फार्मा में? अभी आप देख रहे होगे कि एज एन नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग तो फार्मास में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने हायर लेवल से नीचे आ चुके हैं। सो इन रियलिटी पीपल हु एंटर्ड अनलॉक्ड वैल्यू एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने फॉलोअर्स को पता, हमने एक कंपनी ली थी मोरपेन लैब, जब कोई उसके बारे में बात नहीं करता, 9:30-10 के आसपास, और उसमें हमने 6 to 7x करा था अपना पैसा, कैप्लिन पॉइंट लिया था एंड ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट एक टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से जब आइडिया भी फेब मार्च के आसपास आई गए, 3.5 रुपए के आसपास था, तब भी हमने एक लाइव पे बोला था कि वैसे तो गैम्बल है बट लोग ले सकते हैं। तो ये होता है अपॉर्चुनिस्टिक। और एक अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं इन अ डिफरेंट एसेट क्लास, जो है बिटकॉइन। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में मेन पैसा उन्होंने नहीं बनाया जो 2020, 21 या 22 में घुसे। उसमें तो ठीक है, शीबा इनू और इन सब में जो घुस के लोगों ने कमाया, बट बिटकॉइन और इथेरियम में जो मेजर पैसा बनाया वो उन लोगों ने बनाया जो 2011, 2012, 2013, 2014 में एंटर हुए। मतलब दीज आर द पीपल हु एंटर्ड ओवर देयर एंड उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। कंप्लीटली एग्रीड। और जैसे ही ये वाला एरिया बहुत पॉपुलर हुआ, हमने यहाँ पे सेलिंग देखी। लाइक वाइज फार्मा जब 2020 के पीक पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई। लाइक वाइज 2017 एंड 18 में बहुत पीक पे एनबीएफसी चल रहा था। एक क्राइसिस आया, अचानक से एनबीएफसी, चाहे वो आईबुल हो, चाहे जो भी हो, डीएचएफएल हो, सब fell like a deck of cards. Likewise 1998 से लेके 2000 के बीच में आईटी वाले बहुत पॉपुलर हुए, but then they fell like a deck of cards and for 7 to 8 years they didn't perform. Likewise 2005 से लेके 2008 तक real estate companies really did well, but then they didn't even perform for 14 straight years and we are still counting. पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि आप जब मोमेंटम, बिकॉज काफी सारे लोग मोमेंटम बेस्ड करते हैं, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब भी आप मोमेंटम बेस्ड करते हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप उधर एंटर तो हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब कोई देख नहीं रहा उस समय पे एंटर हो और सही समय पे आप निकलो, तब जाके आप पैसा कमा सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, लेट मी टेल यू कि आप में से काफी सारे लोग ब्लू चिप्स में एंटर होना चाहते हैं। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि आप इनमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हो। जब मैं ब्लू चिप्स की बात करता हूं तो आप इसको एंटर क्यों करते हो? आप एंटर इसलिए करते हो बिकॉज इसमें आपको स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं। आप बोलते हो कि यार चलो 10 से 18% का सीएजीआर मेरे को अगले 20 साल तक मिलेगा, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं टॉप कंपनीज में रहूंगा। दूसरा आप इसलिए लेते हो कि यार जो भी हो, अच्छे ब्लू चिप्स विल बीट द इंडेक्स। तो जो निफ्टी 50 है उसको हमको बीट करना है, तो हम अच्छी कंपनीज को लेके बैठेंगे तो वो बीट करेंगे। बट आपको यहां पर एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि इट विल ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट।
क्या आपने कभी देखा है नेस्ले आपको 1,000 रुपए में मिल रहा हो? क्या आपने देखा है मारुति आपको 500 रुपए में मिल रहा हो? क्या आपने देखा है MRF आपको 10,000 रुपए में मिल रहा हो? यू विल नेवर फाइंड इट। क्यों? बिकॉज इस चीज को समझिए कि जब हम ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स की बात करें, दे कमांड वैल्यू और वो हमेशा एक कॉस्ट पे आएंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ब्लू चिप्स पे जो लोग बोलते रहते हैं ना, ध्यान रखिए हर हर कैटेगरी का एक अलग तरीका होता है सोचने का। तो जब आप ब्लू चिप्स ले रहे हो उस समय पे आप बोलते हो कि यार अभिषेक भाई ये तो बहुत महंगा, ये तो बहुत महंगा, हम एंटर नहीं करेंगे। ब्लू चिप्स को आपको खरीदने का तरीका ये होना चाहिए, अगर आप 1,000 पे एंटर होते हो, जब ये 3,000 पहुंच जाता है तब आपको वापस अपनी चेक करने हैं पैरामीटर्स। अगर आप बोलते हो कि यार आज भी ग्रोथ है, आज भी रेवेन्यू है, आज भी डिमांड है और आज भी ये कंपटीशन में ऊपर आ रहा है, तब आप ये सोचते हो कि 3,000 इज द प्राइस एट विच आई एम बाइंग। तब आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने 1,000 पे लिया है। आप यहां से कैलकुलेट करते हो कि यहां से भी क्या ये 2 to 3x हो सकता है। फिर उसके बाद जब ये 6,000 जाता है, यहां पर आके आप सोचते हो। सो आई विल गिव एन एग्जांपल। मैंने पहले भी बताया, नेस्ले जब मैगी का कांड हुआ था उस समय पे कुछ 6,000-6,500 तक आ गया था। एक जनरल लेमैन के जैसे देखोगे तो आपको लगेगा यार कितना महंगा है यार, 6,000-6,500 पे कौन लेगा। लेकिन आपको इस समय पे ये नहीं सोचना है कि ये कितना महंगा है या कितना सस्ता है। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि क्या मैं इस चीज को अगर 6,000 में लेता हूं, इज इट हैविंग एन पोटेंशियल टू गो 3x फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो ब्लू चिप में आप हमेशा ध्यान रखिए, फॉर दोज पीपल हु कीप वेटिंग कि एक दिन ये जो 80,000 का MRF है ना यार, जिस दिन ये 2,000 का हो जाएगा, देखो स्प्लिट हो गया तो फिर हो भी सकता है, बट विदाउट दैट 2,000 का होगा उस दिन मैं बाय करूंगा, वो लोग कभी भी रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो पहली ये चीज है। ब्लू चिप्स में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आज हम सारे सेक्टर, सारे चिप्स का, सारे कैटेगरीज के एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट ब्लू चिप्स को आप कभी भी मैच्योरिटी के टाइम पे मत पकड़ो। और मैच्योरिटी आप कैसे पकड़ सकते हो? जब बहुत ज्यादा पॉपुलर कुछ होने लग जाए। आंख कान खोल के रखो और देखो कि इस समय पे कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा हॉट एंड पॉपुलर। आपके हिसाब से इस समय पे कौन सा ऐसा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब सिंपल सी बात है, 2001 के बाद क्या इन्फोसिस ने प्रॉफिट करना बंद कर दिया था? क्या विप्रो ने प्रॉफिट करना बंद कर दिया था? क्या TCS ने प्रॉफिट करना बंद कर दिया था? नहीं। बट स्टिल क्यों इनको 6-7 साल लगे रिकवर होने के लिए? क्यों 6-7 साल नहीं चले? उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज जब बहुत चीजें कुछ पॉपुलर हो जाती हैं, मार्केट अनबिलीवेबल वैल्यूएशन देने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल IT बबल के टाइम पे 200x के मल्टीपल पे ये सारे स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहे थे, एंड वी शुड एडमिट कि उतने लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप देखते हो आपके आसपास, अपने आप को ऑब्जर्व करो, कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये बहुत ज्यादा हीटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। फॉर एग्जांपल 2005 और 6 में फार्मास वर लाइक 50-60 के PE पे हो रहा था। उसके बाद जब करेक्शन आया तो 10-15 पे आ गए। आज भी कुछ अच्छी फार्मा कंपनीज 30-35 के PE पे अवेलेबल हैं। पॉइंट ये है कि हम बहुत बार भावनाओं में बह के हम इन सारी चीजों का, और यही तो रीजन है ना मेरे दोस्त कि लोग IPO करके बहुत सारे लोग IPOs में स्टक हो गए। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं और कितने लोग इस तरह से पॉपुलर ट्रेंड्स में फंस चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। तो ब्लू चिप्स जब भी आप अपने पोर्टफोलियो पे लोगे तो आपको क्या रखना है? स्टीडी रिटर्न्स होने चाहिए, इंडेक्स को बीट करने के हिसाब से लेना है। एक कॉस्ट आपको देखना है, लेकिन हर कॉस्ट पे ये नहीं सोचना है कि यहां से 80% गिरेगा तभी लूंगा। आपको ये देखना है कि यार क्या ये 1,000 पे जस्टिफाइबल है। जिस टाइम पे आपको लगता है कि यार 5,000 पहुंचा है, अब उतनी सेल्स तो आ नहीं रही है, कॉम्पिटिशन बहुत आ रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, तब आप निकल जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपको ब्लू चिप्स लेते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला तरीका जिसके थ्रू आप लोग पैसा बना सकते हो वो होता है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, या फिर खुद ब्लू चिप्स खरीद के आप 10 से 18% का CAGR बना सकते हो। इसमें फंड ज्यादा नहीं है, बट हाँ सेफ्टी ज्यादा है। 60 to 70% लोग अगर SIP करते हैं इस तरह के मेथड पे ओनली इन ब्लू चिप गुड स्टॉक्स, और उसको हर साल एक बार एटलीस्ट मॉनिटर करते हैं, तो गाइस आप एक डिसेंट CAGR बना सकते हो। तो पहला तरीका पैसा बनाने का मैंने फ्री सिंपल तरीका बता दिया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पैसा बनाने का, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने सुना है जो भी वीडियोस हमारे लाइक करते हैं उनके घर पे बहुत सारा पैसा आता है। बिलीव नहीं हो तो आज ट्राई करके देखो, गारंटी 10 साल बाद नहीं हुआ तो इस वीडियो को मैं हटा दूंगा। नेक्स्ट,
दूसरा तरीका जो होता है वो होता है मोमेंटम एंड अपॉर्चुनिस्टिक बेस। रिटेल को बहुत पसंद है ये वाली चीज, इनफैक्ट मुझे भी सबसे ज्यादा यही पसंद है। आपको ये समझना है कि जब भी आप इसकी बात करते हैं तो मोमेंटम और अपॉर्चुनिस्टिक बेस्ड का सबसे बड़ा ट्रेट क्या होता है, और कमेंट्स में बताना अगर ऐसी कोई कंपनी आपके नज़र में है, मैं उसकी एनालिसिस करूंगा बाद में और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इफ आई फाइंड कि हाँ इस तरह से है। ये कैटेगरी की कंपनी ना 2 से 4 साल कुछ भी नहीं करती है। आई नो नॉटी माइंड आपके दिमाग में कौन सा स्टॉक आ रहा है 2-4 साल से जो नहीं चला है, बट पहले पूरी सुन लो। तो ये 2-4 साल तक कुछ नहीं करते एंड देन अचानक से 1 या 1.5 साल में पूरा रन अप कर देते। क्लासिक एग्जाम्पल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, चार्ट उठा के देख लो, 2-4 साल इन्होंने बीच में कुछ नहीं किया, वन फाइन डे दे स्टार्टेड मूविंग 13-15x हो गए। अनदर क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो इस तरह से हुआ था, रिलायंस 8 साल तक कुछ नहीं किया था इसने, तो HUL 7 से 8 साल कुछ नहीं किया था। एंड देन जब ये मूव चालू करते हैं तब आपको कोई भी मौका नहीं देते, कोई मौका नहीं देते, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि काफी जो मोमेंटम और अपॉर्चुनिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें IPOs भी आ जाएंगे। पर आप बोलोगे यार भैया आपने तो बोला IPO तो करना नहीं चाहिए। देखिए अब ध्यान से सुनिए, अपॉर्चुनिस्टिक बंदा वो है जो IPO देखता है, और आप में से काफी सारे लोग ऐसा करते भी हैं, IPO की लिस्टिंग का वेट करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने देता है, 40% बन गया, बुक करता है, निकल जाता है। ये भी एक तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक है। सिंपल सी बात अगर बताऊं, जोमैटो पे जिसने अप्लाई किया वो थोड़ी पूरी तरीके से लॉस में, जिसने जोमैटो पे अप्लाई किया और उसको अभी तक होल्ड करके रख रहा है वो लॉस में। मान लो किसी ने पेटीएम के IPO पे अप्लाई किया, पहले दिन भी इसने 15% के लॉस में निकलने का मौका दिया था, जो निकल गया, और जिसने सारे IPOs लगाए तो उसको कुछ कुछ और भी IPO मिले जहां पर उसने पैसा बनाया, वो तो भी नेट प्रॉफिट में। बट जो व्यक्ति IPO लगा कि भाई अभी 15% अब रिकवर होगा, 30% है रिकवर होगा, 70%, अब वो भगवान को याद कर रहे हैं कि भाई ये, और विजय शेखर शर्मा को गाली दे रहे हैं। तो आपको समझना है कि अपॉर्चुनिस्टिक बंदा सही मौकों का इंतजार करता है, सही ट्रिगर का इंतजार करता है। सेकेंड, इसमें आपको ये चीज समझना है कि असली अपॉर्चुनिटी तभी राइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोचने पे आपको मजबूर करेगी, तभी होती है जब कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आसपास जाके देखो कि अभी किस सेक्टर के बारे में लोग बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, 2006 से 2008 के बीच में ओनली पीपल वर टॉकिंग अबाउट यूनिटेक, पीपल वर टॉकिंग अबाउट सुजलॉन, पीपल वर टॉकिंग अबाउट DLF, नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस। एंड जस्ट सी वहां से क्या रन अप दिया। लाइकवाइज NBFCs इन प्रिसाइज लोगों ने बात करी तो DHFL भी जो बैंकरप्ट तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोमेंटम और अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को उसने मौका नहीं दिया, उनको 5 से 7x तक बनाने का मौका दिया है। आप जाके हिस्टोरिकल चार्ट्स देखिए। बट अपॉर्चुनिस्टिक बंदा क्या होता है, वो स्टॉप लॉस के साथ खेलता है, ट्रेल करता है, और उसको सही मौके जब उसको लगता है कि अब ये थीम बहुत पॉपुलर हो गई तो वो वहां से एग्जिट करने लग जाता है। सेम जिन लोगों ने भी कोविड के बाद फार्मा सेक्टर में एंटर किया, सबके सब थोड़ी लॉस में। जिन्होंने सही सही मौकों पे इसको बुक कर लिया वो बच गए, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा कि अभी तो और चलेगा, अभी तो, वो लोग फंस गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये अपॉर्चुनिटी आती कैसे, मतलब किस चीज का हम नजर रखें जो हमको अपॉर्चुनिटी देगी। तो अपॉर्चुनिटी जो आपको देगी वो सिर्फ 2 चीजें देती है। कौन सी? पहली चीज होती है डिसरप्शन। जहां लोग डिसरप्शन से डर जाते हैं, यही डिसरप्शन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? GST का कुछ नया आ गया, जैसे ही GST आया लोगों ने बोला अब तो मार्केट पूरा तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं। LTCG भी आया, मार्केट कोई तबाह नहीं हुआ, ऊपर गया। वॉर भी आपको कुछ सेक्टर की सिचुएशन देगी, फॉर एग्जांपल मेटल्स के लिए इसने मौका दिया वॉर ने, क्रूड रिलेटेड से दूर रहने के लिए आपको मौका दिया। लाइकवाइज डीमोनेटाइजेशन, इसके चक्कर में ऑर्गेनाइज्ड प्ले अच्छे होने लग गए। फिर उसके बाद निर्मला जी ने जो टैक्स कम किया। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके पे आ सकती है। कोविड ने फार्मास और ये जो लैब रिलेटेड थे उनके मार्जिन को फटाफट ये किया। तो एक मोमेंटम एंड अपॉर्चुनिस्टिक व्यक्ति तभी पैसा बना सकता है, पहला जब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हो, दूसरा जब एक अचानक से उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही हो जो वो गेस करता है कि अगले 2-3 साल में इसके कारण बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है, तीसरा
जब ये व्यक्ति सही समय पे एग्जिट भी करता है, और सही समय पे एग्जिट कैसे करना है इस पे भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। तो दूसरा तरीका मैंने बताया मोमेंटम एंड अपॉर्चुनिस्टिक। एंड तीसरा तरीका जो होता है वो सिंपल होता है कि आप सेक्टर को एनालाइज करते हो और उसके बाद आप एंटर कर जाते हो। तो अब ना अपन फटाफट दो सेक्टर जिसपे मुझे लगता है आने वाले 8-10 साल तक ये थोड़ा अच्छा रह सकता है, उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो पहला सेक्टर जो है वो है टेक। स्पेसिफिकली मैं मिड कैप की बात करूंगा, लार्ज कैप की तो नहीं करूंगा। और ये मैं बता दूं कि आने वाले 6-8 साल के बेसिस पे क्यों, उसको भी अपन समझते हैं। एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं तब आपको पता है टेक्नोलॉजी कंपनीज करीब करीब 91,000 या 95,000 के आसपास, 95,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स रिपोर्ट करती हैं, जिसमें कि मेजर प्लेयर होती हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारे होते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन्हीं के प्रॉफिट से ऑलमोस्ट जो हमारा कोर निफ्टी इंडेक्स बनता है, जो मेन आईटी कंपनीज है, उसका 13% प्रॉफिट यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझिए तो इंडियन इंडेक्स का 13% प्रॉफिट आता है कहां से? टेक बेस्ड कंपनी से। बट आपको पता है यूएस में जो मेजर इंडेक्स है उसमें इंडेक्स का कितना % प्रॉफिट आता है टेक बेस्ड कंपनी से? 50%। तो हमारे पास पहली बात एक स्पेस है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा स्पेस है? यूएस की बात अलग है, क्योंकि आप खुद देख लो, इतिहास गवाह हम लोग सारे यूएस के ट्रेंड से तो फॉलो करते हैं। सूनर और लेटर वी ट्राई टू रेप्लिकेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज देयर इन यूएस। हम लोगों को लगता है कि वही यूएस वालों की कॉपी करना या ये करना गलत है, बट एट द एंड पूरी दुनिया, हर बिजनेस यही चीज करती है। कैसे? अब आप इस चीज को समझिए। 2006 और 2008 में हमारे इधर सबसे ज्यादा बूम किस पे आया था? रियल एस्टेट में। ये कहां से? यूएस से आया था। 2008 के क्राइसिस में सबसे ज्यादा यूएस में क्या हिट हुए थे? प्राइवेट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इंडिया में क्या हुए थे? अगेन बैंक सबसे ज्यादा हिट हुए थे। 2001 में जो बबल के पहले सबसे ज्यादा यूएस में क्या चल रहा था? आईटी एंड सर्विसेज। इंडिया में क्या चल रहा था? आईटी एंड सर्विसेज। हमारे पास थोड़ा देर से ट्रेंड आता है, बट स्लोली एंड स्टडीली ये चीज हो जाती है। नाउ कंसिडरिंग की द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, क्लाउड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मेटावर्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, देन काफी सारे टेक बेस्ड सर्विसेज आ रही हैं, इतनी सारी चीजें आने का एडवांटेज इसका होगा आईटी। तो आपको पहले अब अगर जब आने वाले कुछ ईयर्स के लिए आप एक बड़ा एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको क्या ढूंढना है कि यार आईटी में कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती है। इनके साथ सबसे बढ़िया फायदा जो मेरे को दिखता ना, ये बहुत एसेट लाइट होती है। बेसिकली आप देखोगे कि एक आईटी कंपनी सेट करने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इनमें बहुत ज्यादा एसेट नहीं लगता है। तो आप देख रहे हो किस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस एनालिसिस करके, किस तरह से आप ये समझ के कि हाँ लोगों की डिपेंडेंसी किस पे होगी, आप अपना पहला पिक ले सकते हो जिसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आप लोग आईटी में से किसी चीज को पिक करोगे तो वो कौन सी कंपनी होगी और क्यों होगी। तो पहली तो ये हो गई। अब ना एक थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस, अपन हल्का सा डिटेल्ड कॉमन सेंस एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ऑन रियल एस्टेट, और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पहली चीज आपने मेरे को ना बहुत टाइम से सुन रहे होगे कि अब मैं रियल एस्टेट पे बुलिश हूं, और ये चीज मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से कह रहा हूं, ठीक है, कि आने वाले टाइम से। इसके मल्टीपल रीजन है, कॉमन सेंस लगाइए। पहली चीज है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको सपोर्ट करने लग गई है। कैसे? मॉर्गेज रेट्स भी अब कम है। अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते हो तो स्टैम्प ड्यूटी का भी रिडक्शन काफी जगह पर किया गया। दूसरी चीज अगर आप देखते हो कि इवन गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स ये लोग क्या कर रही है कि जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन फी है उसको भी कम कर रही है और उसको अट्रैक्टिव बना रही है। बेसिकली ये क्या कर रही है, एक डेवलपर और एक कंज्यूमर के लिए ये चीज थोड़ी सूटेबल बना रही है। अब इसी में एक चीज और देखिए कि जो एक सबसे बड़ा चेंज एक रियल एस्टेट में हुआ था ना, वो था रेरा। रेरा इज बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। ये जब से आया ना तो इधर इसने अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है, और इस चक्कर में जो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जो हमारे एनआरआई भाई बहन थे ना,
जिनको इन्वेस्ट करना रहता है रियल एस्टेट पे, लेकिन वो इंडिया में इतनी धंधली है, कोई प्रॉपर्टी मार लेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, इस चक्कर में ये बहुत रिलेक्टेंट होते थे। रेरा के आने के बाद दीज पीपल हैव बिकम कॉन्फिडेंट, तो विदेशी पैसा मतलब हमारे भाई लोग जो कमा रहे हैं वो वापस इस सेक्टर में आने को तैयार है, इनफैक्ट आ भी रहा है, बिकॉज आई ऑल्सो कीप ऑन बाइंग अ फ्यू रियल एस्टेट्स, तो उस हिसाब से मुझे ये चीज़ पता है। तो पहली चीज़ है कंज्यूमर या एक जो एक बेसिक स्पेस है वो चीज़ तो बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आप लोग एक और ब्रॉडर एनालिसिस पे लेके जाओ तो इवन कमर्शियल स्पेसेस, आई नो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मैं जब समझाने बैठता हूँ तो अपन समझाते ही हैं। सो कमर्शियल स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया की कमर्शियल स्पेस की यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि 2020 से 21 के बीच में भी ये करीब 20%, जबकि कोविड के बीच में थे, बट स्टिल 20% बढ़ गई है। चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन कमर्शियल स्पेस में भी मेरे को लगता है एक डिसरप्शन आएगा। अब जरूरत पड़ेगी डेटा स्पेसेस की। अब बोलोगे ये डेटा स्पेसेस क्या है, तो देखो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, 5G आ रही है, AI आएगी, देन काफ़ी कंप्यूटिंग रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ आती है, जिसके कारण हाई डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स हो जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे नीड गुड अमाउंट ऑफ कमर्शियल स्पेसेस फॉर दीज डेटा सेंटर्स। तो अगर मुझे कोई कंपनी दिखती है जो इस एंगल पे वर्क करती है एंड ऑल्सो लिस्टेड है, या फिर कोई लिस्टेड कंपनी इधर इंटरेस्ट दिखाती है, तो उसके लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अदरवाइज मैं देखूंगा कि कौन सी ऐसी रियल एस्टेट कंपनीज है जो कंज्यूमर्स को अच्छे से केटर कर रही है। नेक्स्ट है कि एक रिटेल स्पेस कैसे काम करेगी। रिटेल स्पेस के बारे में हमने बात करी, ऑलरेडी काफी ज्यादा फेवर है, प्लस कुछ और जैसे REITs भी आ गए हैं जो कि थोड़ा सा इसको फोकस कर रहे हैं, प्लस इसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे इनफ्लोज आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखोगे कि यहां पर काफी ज्यादा अब डिसरप्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ पोस्ट कोविड ना, काफी सारे लोग अपने घर पे ही ऑफिस जैसा स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोर और लेस दीज कंपनीज विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। तो आने वाले 8-10 साल में ना, पहली चीज लास्ट 13-14 साल से इसने अभी भी परफॉर्म नहीं किया। अगर रियल एस्टेट के आप देखते हो अभी तक इनने इतना परफॉर्म नहीं किया है, सबड्यूड प्राइसेस थे, बट नाउ थिंग्स आर पिकिंग अप। प्लस इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो, रियल एस्टेट हैज टू ग्रो, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, घर की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल चलने वाली हैं। और इसका एक मैक्सिमम फायदा क्या होगा, दैट दिस एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज इंटरकनेक्टेड विद 150 to 200 अदर इंडस्ट्रीज। जी हाँ, कैसे? हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो ये हाउसिंग बढ़ेगा तो हाउसिंग फाइनेंस भी बढ़ेगा। देखिए किस तरह से अपन कोरिलेशन निकालते हैं। देन पेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो अगर पेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पेंट में यूजुअली मोनोपोलीज चलती है, बिकॉज जो टॉप प्लेयर है वो इटसेल्फ कमांड्स 80%, जो टॉप 2 प्लेयर्स हैं आई गेस वो 80% कमांड करते हैं। जब घर वर बनेंगे तो वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनीज लाइक पॉलीकैप will actually take benefit out of it। जब ये सारी चीजें होंगी तो स्ट्रक्चर्ड पाइप का भी बढ़ेगा, जैसे APL अपोलो हो गया। तो आप देख रहे किस प्रकार से ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, यूएस में जो ट्रेंड रहा है वही चीजें इंडिया में भी आती हैं, और यूएस में भी द डिमांड इज एक्चुअली। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब विदाउट इवन डूइंग एनी P बेस्ड कैलकुलेशन, विदाउट इवन डूइंग एनी अदर कैलकुलेशन, किस प्रकार से आसानी से निकाला कि आप रियल एस्टेट की एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम कंक्लूड करते हैं कि हम पैसे कैसे बना सकते हैं विद सेक्टरल एनालिसिस। तो पहली चीज, आप पैसे हमेशा बना सकते हो, बट पैसे तभी बनेंगे जब पेन है। बेसिकली जब मार्केट में प्रेशर होता है, पेन होता है, उस समय पे जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है बरखुदार वही पैसे बनाता है। दूसरी चीज है, ज्यादातर बड़ा पैसा, बिग मनी इज बिंग मेड बिंग कॉन्ट्रेरियन। आई नो काफी थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा कि भाई ये तो हमको कॉन्ट्रेरियन मतलब जो पूरी दुनिया 95 लोग अगर इस लाइन में लगेंगे तो 5 लोग जो इस लाइन में लगेंगे वो मोस्टली सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। हर जगह सेम चीज है। तो बिग कॉन्ट्रेरियंस एक्चुअली मेक मनी, बट आपको लॉजिकल कॉन्ट्रेरियन होना है।
फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी डूब रही है, पूरी डेट में है, उसका बचने का कोई चांस नहीं है, आप बोलोगे मैं कॉन्ट्रेरियन बनूंगा, तो बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, कोई कंपनी अच्छी है बट किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि आगे चल के अनलॉकिंग होगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, एसेट एलोकेशन आपका सही होना चाहिए। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ना स्टॉक एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, आप जाके चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड फाइनली आपको जो मनी बनेगा ना, ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नीड। कैसे? अगर आपको 2 से 3 साल में जो पैसा आप लगा रहे हो वो वापस चाहिए, प्लीज इक्विटीज पे मत लगाना। आप बोलोगे अरे क्या बात करो, आप मोमेंटम कर लो, आप ट्रेडिंग कर लो, बट 2 से 3 साल में आप वैल्यू अनलॉकिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? मार्केट अचानक से गिर गया तीसरे साल ही, मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया अचानक से तीसरे साल ही, आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। आपको 2 से 3 साल का व्यू है तो भाई आप थोड़े सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे ही जाओ, जो कि रिटर्न आपको कम देंगे, 7-8% का देंगे, बट दैट्स द ओनली वे। अगर आपका एक विजन है 5 से 7 साल या 8 साल, आप सीधा ब्लू चिप इन्वेस्टिंग करो। जो मैंने आपको बताया 10 से 18%, आपने अगर सही मौके पे लिया तो 18%, अदरवाइज 10%, विच इज एनीवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड डिपॉजिट। आप यहां पर एक स्टडी ग्रोथ पा सकते हो। अगर आपका व्यू 10+ ईयर्स का है कि हाँ भाई अपने अंदर पेशेंस है, अपन लंबा ले सकते हैं, तब आप एक एलोकेशन बना सकते हो जहां पर कि आपका 40% चले जाएगा ब्लू चिप्स पे, आपका 20% चले जाएगा स्मॉल कैप पे, और बाकी बचा आपका 40% मिड कैप में। ये दोनों आपको बीटा देंगे ज्यादा ग्रोथ के लिए, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। एंड अगर आपका 10 ईयर्स तक का 10 ईयर प्लस तक होल्ड करने का है, यू कैन इवन कंसिडर इनमें से आप मिड कैप को कम करके या स्मॉल कैप करके 5% इन पेनी स्टॉक्स भी कर सकते हो। बट रिमेंबर, ये वो स्टॉक्स होंगे विच यू कैन अफोर्ड टू लूज ऑल्सो। अगर जीरो भी हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चलेगा, मान लो ये 20-30x हो गया, तो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो का बंटाधार कर देगा। तो दोस्तों, आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट मैं एक सॉर्ट ऑफ ना आपको फ्री में वेबिनार ही दे देता हूं। अगर प्रयास पसंद आता है तो मेक श्योर आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा।